हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है क्लास 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है आपका अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, आदि तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका ये मान लेते हैं ये आपका है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे लेप लगा दिए और ये मान लिया गया। और ये मान लेते हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक, ये आपका पोल है, ये M1 है, ये M2 है। और यहाँ से मान लेते हैं कोई सोर्स है, यहाँ से कोई लाइन पैरेलल जा रही है। इस तरह से कोई लाइन है जो पैरेलल जा रही है। ठीक है, पैरेलल जा रही है। ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए पे ऑप्टेटिव होता है, ए पर आता है। फिर ए के बाद अब आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह किरण, वह क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती है। तो ये मुख्य फोकस से आएगा। ठीक है, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुख्य फोकस से आएगा, जाएगा, टकराएगा, मुख्य फोकस से आएगा। ठीक, अब यदि हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, इस पॉइंट सी को पॉइंट ए से, तो ये हमारा अभिलंब बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बनेगा अभिलंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लेते हैं ये आपका बी है और मान लेते हैं सोर्स ए से जा रहा है। ये आपका M1 है, ये M2 है। तो मान लीजिए माना M1 व M1 M2 अवतल दर्पण के द्वारक हैं। अवतल दर्पण के द्वारक अवतल दर्पण के द्वारक हैं तथा वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f है। फोकस दूरी क्या है? f है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा अभिलंब का काम करेगा। आप जानते हैं जब हम वक्रता केंद्र से किसी गोलीय दर्पण के पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाते हैं तो वह उस पे अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं ये आपका हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये बनेगा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I हो जाएगा और ये आपका R हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इसलिए, ठीक, कोण ABC बराबर होगा कोण CBF। क्यों? यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। दूसरा नंबर, एंगल ABC बराबर होगा एंगल किसके? एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF के। क्यों? एकांतर कोण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकांतर कोण कब बनता है? एकांतर कोण तब बनता है जब दो रेखाएं समांतर हों, कोई तीसरी रेखा उन्हें काटे, तो एकांतर कोण बनता है। देखिए ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ये जो आपका कोण बनेगा, ये कोण, ठीक है ना, ये इस कोण के एकांतर होगा। और आप ये जानिए एकांतर कोण सदैव जेड बनाता है। क्या बनाता है? देखिए जेड बना रहा है, तो ये जेड बना रहा है इसके साथ। ठीक, तो इसको यदि हम 1 माने और इसको हम 2 माने, तो आप देखिए ABC CBF BABC के बराबर है, BCF BABC के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 व 2 से क्या एंगल CBF बराबर होगा एंगल
BCF के। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये जानते हैं यदि दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो एंगल CBF, तो CBF, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? CF होगी। तो इसलिए आपको मिलेगा FC बराबर, ठीक है, FC या CF बराबर, फिर उसके बाद में क्या है? BCF, तो BCF के सामने का ये BF होगा, तो BF है। ठीक है, मान लें यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, तो B P के निकट होगा, P के निकट होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में FC या CF बराबर, इस B की जगह पे हम P रख देंगे, ये हो जाएगा PF। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पोल है, तो पोल PC बराबर, यहाँ लिखिए, इसलिए PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? PF धन FC, PF धन FC। देखो PC का मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? यदि हम इसको और इसको जोड़ दें तो पूरे के बराबर हो जाएगा, या PC बराबर PF प्लस, डियर स्टूडेंट्स देखो इस FC के जगह पर भी हम क्या रख देंगे? PF रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए 3 से, ठीक है ना, FC बराबर PF रखने पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स PC बराबर आपको मिलेगा 2PF, क्या मिलेगा? 2PF, या PF बराबर मिलेगा PC/2, या PF बराबर आपको मिलेगा PC का मान P से C का मान वक्रता त्रिज्या है डियर स्टूडेंट्स, तो वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? R से, और PF का मान क्या है? फोकस है, तो इसको किससे? फोकस दूरी है, फोकस दूरी को F से, तो PF की जगह पे हमारा हो जाएगा, PF की जगह पे हो जाएगा R, और PF की जगह पे हो जाएगा F, फोकस दूरी F, और PC की जगह पे वक्रता त्रिज्या का रेडियस, वक्रता त्रिज्या R/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स, रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या है उसको हम देखते हैं। तो मेरा जो अगला है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सूत्र है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत्य है, दोनों के लिए यही सूत्र लगेगा। ठीक है, अब हमारा जो आ गया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रेखीय आवर्धन। तो डियर स्टूडेंट्स रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन, तो लाइनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के वास्तविक लंबाई के अनुपात को, ठीक है ना, रेखीय आवर्धन जो मेरा है नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है? ठीक है, रेखीय आवर्धन, चलिए इसका हेडिंग डाल लीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र हमें कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका है
ये मान लीजिए आपका है अवतल दर्पण, ठीक। ये मान लेते हैं ये पॉलिश लगा है, ये M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका पोल है, ठीक। और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब मान लेते हैं कि अब हमें इसी के लिए सूत्र निकालना है, ठीक है। इसी के लिए हमें सूत्र निकालना है। मान लेते हैं कि वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु मान लेते हैं ए है, बी है, इसकी लंबाई h1 मान लेते हैं, ठीक है, ए बी। मान लेते हैं यहाँ से कोई लाइन पैरेलल चलती है, समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। तो अब आप जानते हैं जो लाइन मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ठीक। ये आपका हो गया मुख्य फोकस। अब मान लेते हैं कि कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसको आप जानते हैं वो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वह उसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये मान लेते हैं ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो फिर इसी से क्या होगी, वापस आएगी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहीं पर ये किरण जो आ रही है, ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये दोनों किरणें और यहीं पे मिल रही हैं, तो यहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बी से आ रहा है तो बी का इमेज यहाँ बनेगा, और ए दोनों किरणें, ये जो ये किरण और ये किरण बी से आ रही है तो बी यहाँ ए होगा। इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h2, इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h2 मान लिया। अब इसको हम, इसके लिए हमें फार्मूला निकालना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक। इसके लिए देखिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ से डॉट डॉट करके अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, इसको यहाँ से ऐसे अगर हम मिलाएं, इससे इसके जो ध्रुव है, यदि ध्रुव से ज्वाइन कर दें इस तरह से, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण के ध्रुव से हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ जो मेरे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ए का इमेज जो है इसको हम ए डैश मान लेते हैं, बी का इमेज को हम मान लेते हैं बी डैश। तो ये स्टूडेंट्स, हमें यहाँ दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक मिल रहा है ए बी पी और एक मिल रहा है ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिए, माना M1 M2 दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक है, ठीक है। चलिए, दर्पण का द्वारक है, सी तथा सी वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र तथा पी दर्पण का ध्रुव, पी दर्पण का ध्रुव एवं यफ फोकस है, यफ फोकस है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वस्तु है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कोण ए बी पी,
कोण BAP, कोण BAP बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा किसके, इस कोण के। ठीक है, चूंकि ये भी 90 अंश ही है, ये आपको ऐसे मिलाया गया है तो ये भी 90 अंश है, तो ये बराबर होगा कोण B डैश A डैश P के। फिर कोण उसके पश्चात आपका ये कोण बराबर होगा इस कोण के, कोण BPA, कोण BPA बराबर होगा कोण BPA बराबर होगा कोण B डैश PA डैश, कोण B डैश A P डैश। क्यों? ये आपका होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। अब आप ये जानते हैं यदि दो त्रिभुज हैं और दो कोण बराबर हो, जैसे ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये परावर्तन के नियम से हो गया। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यहां हम लिख देते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और यहाँ क्या है, each are 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके चूंकि वस्तु रहेगी तो खड़ी रहेगी, लंबवत ही रहेगी, तो तीसरा जब दो कोण बराबर है, ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। यहाँ लिखिए, इसलिए कोण ABP बराबर होगा कोण A डैश B डैश P के, ठीक है ना। ये हो गया POT, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरे ऑटोमेटिक बराबर होंगे, त्रिभुज की विशेषता है। तो यहाँ यदि इसको हम 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा त्रिभुज ABP सिमिलर होगा त्रिभुज A डैश B डैश P के। ठीक है ना, तो जब ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप, तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ते आए हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज समान हो तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ऐसे स्थिति में A डैश बटे B डैश अपॉन AB बराबर होगा। ठीक है ना, अब आप ये समझ सकते हैं, A डैश B डैश का संगत, एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। ठीक है ना, तो इसका संगत ये लंबवत है, तो ये लंबवत वाला होगा, तो A डैश B डैश का संगत होगा आपका AB। अब A डैश B डैश किस बेस पे है, आपका PA डैश पे है, तो हो गया PA डैश बटे AB किस पे है डियर स्टूडेंट्स, AB हमारा किस पे है, PA पे है, तो हो गया अपॉन PA। ठीक है ना, अब आप समझ सकते हैं A डैश B डैश को हमने क्या माना, H2, तो H2 हो गया, और AB को हमने क्या माना, H1, तो H1। A डैश B डैश मतलब वस्तु की ऊंचाई H2, AB का मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की वास्तविक ऊंचाई H1, तो H1 हो गया बराबर PA डैश। तो PA डैश का मतलब डियर स्टूडेंट्स, PA डैश का मतलब यहाँ, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की प्रतिबिंब यही बन रही है ना वस्तु की प्रतिबिंब, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं -v से, तो ये हो गया -v अपान PA। देखिए अभी हम ऐसे लिखते हैं, अभी प्लस माइनस क्यों होता है इसको हम देखते हैं, क्योंकि इसको हम इधर नापेंगे ना, आपतित किरण की दिशा में जब नापेंगे तो प्लस होगा, इधर नापेंगे, ध्रुव आप मैथ में पढ़े हैं कि ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट के राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, तो ये ध्रुव है, ध्रुव के हम किधर नाप रहे हैं, लेफ्ट में, तो माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस। फिर उसके बाद में हमारा PA का मतलब हुआ दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को डियर स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। अब ये भी क्या है, दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट में है तो -u हो गया, तो ये हो गया हमारा -u। ठीक है, तो यह हमें मिला। अब देखिए ये नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे, अब आप गणित में पढ़े हैं
ये मुख्य अक्ष के नीचे क्या होता है माइनस, ऊपर प्लस, तो ये नीचे है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस H2 अपान H1 बराबर मिलेगा V बाई यू। यार ये स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2 अपान H1 बराबर V बाई यू। ठीक है, या इतना बराबर होता है यम, तो यम बराबर हो जाए, अभी इसका माइनस हटेगा तो ये माइनस सिंबल इधर ट्रांसफर हो जाएगा, H2 बटे H1 बराबर हो जाएगा माइनस V बाई यू, या यम बराबर H2 अपान H1 को हम यम मान लें, मेमोरी लाइन स्तंभ रेखा मतलब रेखीय आवर्धन, इसके जगह पे यम होता है, इसका मान यम के बराबर होता है, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस V अपान यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला है ये दोनों दर्पणों के लिए सत्य है, वह दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर का हम कुछ वीडियो जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, ये चैप्टर का रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, इसके न्यूमेरिकल का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग ऐसे अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए। हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा SST क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।